New topic, waves, introduction to the waves. What are the waves? What are the longitudinal waves? What are the other types like transverse waves? What is the speed of the wave, etc. So let's go ahead and learn about this. What are these things? So think about it. How does your voice travel from your mouth to your friend's ear when you are having a conversation? जब आप बोलते हो तो आपकी आवाज़ जो है आपके दोस्त के कानों तक कैसे पहुंचती है, इसी बात को समझना है। इसी बात को समझें तो फिर हम समझ पाएंगे कि वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। सो नाउ थिंक अबाउट इट। योर वॉइस क्रिएट्स साउंड वेव्स विच आर वाइब्रेशंस दैट ट्रेवल थ्रू द एयर। When you speak, your vocal cords vibrate, producing sound waves that move through the air as compressions and rarefaction. These sound waves reach your friend's ears, causing their eardrums to vibrate, which their brains interprets as sound. Actually, what happens when you try to speak, then your vocal cords vibrates. Due to the vibration of the vocal cords, the other particles nearby there, air particles also vibrate, and in this way all the air particles outside of your mouth also vibrates, and thus these waves travel and vibrates, and these waves travels and reaches to your friend's ear. हिंदी में बोले तो आपका वोकल कार्ड्स क्या होता है, वाइब्रेट करता है। वोकल कार्ड्स जब वाइब्रेट करता है तो उसके आसपास की जो एयर है वो वाइब्रेट होती है। वो एयर वाइब्रेट होती है तो ऐसे उस माउथ से बाहर आती हुई एयर जो पार्टिकल्स हैं जो एटमॉस्फेयर में वो भी वाइब्रेट करते हैं, और इस तरह से ये वाइब्रेशंस आगे बढ़ता हुआ चला जाता है और वो साउंड एनर्जी आगे ट्रेवल होती चली जाती है, आपके फ्रेंड्स तक जाती है और आपके फ्रेंड्स के कानों में पहुंचती है, और ये जो इसका ईयर ड्रम होता है वो वाइब्रेट करता है, और ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो फिर वो उसे इलेक्ट्रिकल नर्व्स के द्वारा जो है उसे ब्रेन को पहुँचता है और वो साउंड को सुन पाता है। तो ये सारे चीज़ें होती हैं। And now today you will learn what you will learn. Identify the distinguishing characteristics of waves and features of both longitudinal and transverse waves. Define the term amplitude, wavelength and frequency, and identify where they are located on a wave diagram. Relate wave velocity to frequency and wavelength. Describe what an electromagnetic wave is and explain its properties and components. So today you will identify the distinguishing characteristics. Distinguishing characteristics means डिफरेंस करने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आप वो चीज़ें सीखोगे जिससे आप डिस्टिंग्यूश कर पाओगे, यानी अंतर कर पाओगे कि क्या क्या ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कौन सी हैं तो ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी हैं, इसमें डिफरेंस कर पाओगे इन चीज़ों को सीखेंगे। सो गो अहेड। वेव, तो व्हाट आर द वेव्स? एक्चुअली वेव्स आर द डिस्टर्बेंसेस दैट कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। वेव्स क्या होती है? वेव्स वो डिस्टर्बेंसेस होते हैं जो एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी करते हैं। तो सिंपली वेव्स आर द डिस्टर्बेंसेस इन स्पेस में वो डिस्टर्बेंसेस है विच कैरी मोमेंट एनर्जी एंड मोमेंटम। थोड़ा सा और आप करना चाहो तो बढ़ा सकते हो कि द वेव्स आर द दोज डिस्टर्बेंसेस इन स्पेस विच कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी भी कैरी करते हैं, साथ ही साथ मोमेंटम भी कैरी करते हैं अपने साथ में। तो आगे चलेंगे। तो मैकेनिकल वेव्स फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रेवल थ्रू। Sound and water waves are examples of the mechanical waves. Actually, the mechanical waves are those waves which require medium to travel. Simply, they have to do the mechanical work like that. Particles have to move. So, यानी मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको किसी मीडियम की ज़रूरत है, किसी माध्यम की ज़रूरत है ट्रेवल करने के लिए। जैसे साउंड वेव्स है, अगर एयर नहीं होगा तो साउंड आगे बढ़ नहीं पाएगा, पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पेस में जाकर के बोल देते हैं, स्पेस में जाकर बोलते हैं तो हमें जो है अपने पास में खड़े हुए फ्रेंड
की आवाज़ नहीं सुनाई देगा, क्योंकि स्पेस में जो है कोई भी जो है ना साउंड को ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल्स नहीं है, मीडियम नहीं है, इसलिए जो है साउंड वहाँ ट्रेवल नहीं करेगा, स्पेस में नहीं जाएगा। क्लियर है? तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। तो साउंड एंड वाटर वेव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द मैकेनिकल वेव। जैसे साउंड वेव्स है तो ये हो गए क्या, मैकेनिकल वेव्स हो गई। उसके बाद वाटर वेव्स हैं, वाटर में जो आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि वहाँ पे वाटर मीडियम की ज़रूरत पड़ रही है, तो वाटर वेव्स भी क्या हो गए, वो भी मैकेनिकल वेव्स हैं। नाउ लेट्स थिंक अबाउट द electromagnetic waves. What are the electromagnetic waves? They do not require a medium to travel through and can travel through a vacuum. Actually, the electromagnetic waves are those waves which required medium to propagate. Actually, to propagate यानी आगे बढ़ने के लिए the waves which require medium to propagate are कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो वेव्स जो मीडियम की जिनको ज़रूरत होती है उन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। जैसे कि विजिबल लाइट है, जैसे लाइट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, सूरज से वैक्यूम से होते हुए हमारे पास तक पहुंचती है, तो इसे मीडियम की ज़रूरत होती है तभी वो ट्रेवल कर पाएगी, इसे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है लाइट को। विजिबल लाइट हो गया। रेडियो वेव्स जैसे कि आप कम्युनिकेशन करते हैं, हम लोग रेडियो सुनते हैं या फिर मोबाइल से बातें करते हैं, तो ये सब रेडियो वेव्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। एंड गामा रेज, जैसे एक्स रेज, गामा रेज हैं, दीज आर आल्सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। तो आप अब इतना तो समझ गए होंगे कि मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जो मीडियम, जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। मैकेनिकल वेव्स का एग्जांपल है साउंड वेव्स और वाटर वेव्स कह सकते हो। अच्छा, अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है किसी आयरन रॉड में, तो भी क्या हो गया, मैकेनिकल, वो भी क्या है, मैकेनिकल वेव्स है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हो गया आपका लाइट हो गया, विजिबल लाइट हो गया, रेडियो वेव्स हो गए, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, ये सारे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। Mechanical waves, types of mechanical waves. So there are two types of mechanical waves. One is the longitudinal waves and other is the transverse wave. So first of all, let us learn about the longitudinal wave. What are the longitudinal waves? So mechanical waves are generally categorized into two main types. One is the longitudinal waves and other is the transverse waves, right? Now, what are the longitudinal waves? Actually, vibrations occur parallel to the direction to travel. The longitudinal waves are those waves in which the particles have to vibrate in the direction of the propagation of the wave. For example, this is the direction of the propagation of the wave, and in this wave, particles also move in the same direction, and they form the compression and rarefaction. For example, the particles sometimes comes close and then sometimes they goes away. So this is called compression. When particles come together are called compression, and when particles go away are called the rarefaction. तो longitudinal waves वो waves होती हैं जिनमें जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है वो वेव के प्रोपगेशन के सेम डायरेक्शन में होता है, यानी जिधर वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स की बात करें तो जो साउंड वेव्स ऐसे आगे बढ़ रही है तो जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के वो आगे बढ़ते हैं, फिर वापस पीछे आएंगे अपने अगले वाले पार्टिकल से टकरा करके। इस तरह से क्या होता है, वो कभी एक दूसरे के पास आ जाते हैं और कभी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो जब पास रहते हैं तो उसे हम कहते हैं कंप्रेशन, इस कंडीशन को कहते हैं कंप्रेशन, और जब वो दूर रहते हैं तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेयरफैक्शन कहते हैं। तो इसे ही हम आगे समझ लेते हैं। और क्या है, हैव regions of compressions and rarefaction moving through the medium. So direction of the vibration, for example here this is the direction of the vibration, this is the direction of the vibration. In the same direction as in the spring, particles are vibrating in the same direction and along the direction of the wave. For example, particles, if you leave the spring after stretching the string, you leave it, then its particles will vibrate here and there.
आगे पीछे इसके पार्टिकल्स जाएंगे। अगर कोई स्प्रिंग है उसको हम स्ट्रेच करें और फिर लीव कर दे, छोड़ देते हैं, तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, तो आगे पीछे जाएंगे, यानी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये जगह पे हो गया कंप्रेशन, ये जगह पे क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं जिनमें मीडियम के पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करते हैं जिधर जो है वेव जा रही होती है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव की ही डायरेक्शन में जो है ये होते हैं। अब अगला चलते हैं, हम अगले टॉपिक की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में थोड़ा सा और। ए साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द एयर सराउंडिंग्स अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आल्सो वाइब्रेट्स। कह रहा साउंड वेव्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ये प्रोड्यूस तब होती हैं जब कोई सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स जो होता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर लोहे पर किसी लोहे से बीट कर रहा हूँ, हो क्या रहा है, वो जो लोहा है वो वाइब्रेट कर रहा है, उसकी अब वाइब्रेशन की वजह से जो सराउंडिंग में जो एयर है वो वाइब्रेट करती है और इस तरह से ये वाइब्रेशन आगे बढ़ता है, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन। और फॉर एग्जांपल ऐसे एयर पार्टिकल्स, जो एयर पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल पास आते हैं तो कभी दूर चले जाते हैं, तो जहाँ पे पास हैं उसे कंप्रेशन बनाते हैं, जहाँ दूर समझिए वहाँ रेयर फ्रैक्शन, ऐसे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन वो बनाते हुए आगे बढ़ते हो जाते हैं, यानी इधर ही ऑक्सीलेशन में इनका क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जैसे हमने जाना, यानी आगे पीछे यहाँ पे जाएंगे और साथ ही साथ जो वेव है वो भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाती है। The air particles produces a series of compression and rare fraction which they then travel and enter the receiver side, right? यानी कि जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोड्यूसेस ए सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन सीरीज मतलब ढेर सारे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ऐसे बहुत सीरीज बना देते हैं और इस तरह से जो वेव है साउंड वेव्स यानी वो आगे चलता है, यानी एनर्जी आगे बढ़ती रहती है। चलिए हम आगे जाएंगे तो देखते हैं अब ट्रांसवर्स वेव्स, जो मैकेनिकल वेव्स हो गया। अब हम दूसरा है ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें। मैकेनिकल वेव्स में दूसरा हो गया ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या है, इन ट्रांसवर्स वेव्स द वाइब्रेशंस अकर एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शंस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। फॉर एग्जांपल अगर वेव हमारी इधर जा रही है, ये डायरेक्शन है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, यानी ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। जैसे वाटर वेव्स में क्या होता है कि पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऐसा नहीं है, अपनी ही जगह पर ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं और इस तरह से जो है ये वेव आगे बढ़ती है, चली जाती है। यानी कि पार्टिकल्स इन ट्रांसवर्स वेव्स द oscillations the oscillations of the particles or the vibrations of the particle is perpendicular to the propagation of the wave। यानी वो वेव के प्रोपोगेशन मीन्स आगे बढ़ना, तो वेव के प्रोपोगेशन के ये क्या होती है, परपेंडिकुलर पार्टिकल्स ऑक्सीलेट करते हैं। थोड़ा सा और जान लें इसमें, ओनली द एनर्जी नॉट द पार्टिकल इज ट्रांसफर्ड थ्रू द मीडियम। कह रहे सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, यानी ये अपने पोजीशन से ऊपर गया नीचे गया, ठीक है ना, और ये अपने नियर बाई पार्टिकल को एनर्जी को क्या करता है, दे देता है। इसको एनर्जी मिली, इसने इसको ट्रांसफ़र किया, फिर अगले वाली ये अपने वाइब्रेट इस ऑक्सीलेशन के द्वारा, इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र इधर हो रही है, यानी वेव प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में, जबकि पार्टिकल्स का उसके परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट करते हैं। ये ट्रांसवर्स वेव का नेचर होता है। अब डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे फिगर में देख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऊपर नीचे हो रहा है, तो वेव जो है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन जो है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन ये एक्स एक्सिस में है। अब सेकिंग ए रोप अप एंड डाउन प्रोसेसेस ट्रांसवर्स वेव। मान लेते एक रस्सी ले लो हाथ में और उसको ऐसे सेक कर दो, हिला दो, तो वो क्या करेगी, कौन सी वेव्स बनाएगी, ये बनाएगी हमारी ट्रांसवर्स वेव्स। कौन सी वेव्स बनाएगी, ट्रांसवर्स वेव्स बनाएगी। अब बात करते हैं अगले जो टाइप वेव्स की आती है। मैकेनिकल वेव्स के बाद दूसरे जो वेव्स आती हैं वो आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे कि क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। इट इज़ कैटेगराइज्ड बाय ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ wave travel. These travels at
a speed of 3 into 10 power 8 meter per second in vacuum. Actually, electromagnetic waves are in nature they are the transverse waves. We have studied about the mechanical waves, that mechanical waves are also two types, longitudinal waves and transverse waves. Electromagnetic waves are transverse waves. Electromagnetic waves are transverse waves. It means that their particles vibrate, or the vibration is perpendicular to the path of propagation. यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो जो है ना ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है, ठीक है ना, या जो वाइब्रेशंस होंगे वो पाथ ऑफ प्रोपोगेशन के, यानी कि जो आगे जिधर पे जा रही है उसके परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट करते हैं। जैसे कि हमने लाइट के लिए देख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लाइट है हमारा, एक्सरेज हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर इसे किलोमीटर में बदलें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के करीब ट्रेवल करती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 ग्रुप्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम लोग अगर देखें तो 7 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। जैसे कि रेडियो वेव्स, यहाँ पे ज़रा देखा जाए तो आपको दिखेगा रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स है, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरेज एंड गामा रेज। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ये इतने टाइप हैं, इनके इसको जो स्पेक्ट्रम को हम लोग अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ज़रा देखा जाए थोड़ी सी, तो यहाँ वेवलेंथ देखें जिनके पास में है, यानी यहाँ पे ज़रा देखें, ये शार्टर वेवलेंथ वाली है, ठीक है ना, ये शार्टर वेवलेंथ की हैं। और उसके बाद ये तो उनकी वेवलेंथ ज़्यादा, फिर अल्ट्रावायलेट की थोड़ी सी ज़्यादा, विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ थोड़ी सी ज़्यादा, इंफ्रारेड की और ज़्यादा, और माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा, और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ तो सबसे ज़्यादा होगी। रेडियो वेव की वेवलेंथ क्या होती है, कई मीटर में होती है, ठीक है। तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा। तो थोड़ा सा यहाँ से भी आप याद करने की कोशिश करेंगे। यू हैव टू लर्न दैट द गामा रेज है द शार्टर वेवलेंथ, गामा rays has shorter wavelength, then X-rays, and then ultraviolet rays, then visible light, then infrared waves, microwaves, and the radio waves. Radio waves have the longest wavelength. Now let us talk about the frequency. जिनकी वेवलेंथ कम होती है उनकी फ्रीक्वेंसी होती है ज़्यादा। फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा है, इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है और इस पे के बारे में हम आगे बात करते हैं। The division between some categories are distinct, but some bands overlap. Infrared, visible and ultraviolet. कह रहा जो ये स्पेक्ट्रम है इसको एकदम से क्लियर कट बोल दो कि यहाँ से यहाँ तक रेडियो वेव्स है, यहाँ से यहाँ तक माइक्रोवेव्स है, यहाँ से यहाँ तक इंफ्रारेड है, तो वो क्लियर कट नहीं हो पाता, एक दूसरे के थोड़ा सा ओवरलैप भी कर जाते हैं। समटाइम्स इंफ्रारेड वेव्स जो है ना वो विजुअल लाइट के स्पेक्ट्रम में आ जाते हैं, या फिर उसी तरह से कुछ अल्ट्रावायलेट रेज भी हैं, वो विजुअल लाइट में भी थोड़ा बहुत आ जाते हैं। लेकिन थोड़ी वेवलेंथ को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, जैसे 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में विजुअल लाइट होता है, तो कभी वो थोड़ा बहुत अंतर होते रहता है। 400 से 700 एकदम एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, थोड़ा आगे या पीछे भी होता है वेवलेंथ। चलिए आगे बात करेंगे हम। तो आगे बात करें लर्निंग चेक। अब ज़रा देखिए क्या क्या आपने सीखा तो बताइए। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स ट्रेवल द फास्टेस्ट। यार जब अर्थक्वेक आता है तो एक प्राइमरी वेव्स होती है जो बहुत तेज़ चलती है। इट कैन ट्रेवल थ्रू एनी टाइप ऑफ मटेरियल एंड लीव्स ए ट्रेल ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन थ्रू द मीडियम। कह रहे एक ऐसा टाइप का वेव है जो किसी मटेरियल से ट्रेवल करता है और ये रेयरफैक्शन और कंप्रेशन बनाता है। वो टाइप ऑफ वेव्स आर पी वेव्स, यानी ये जो प्राइमरी वेव्स हैं अर्थक्वेक में जो प्रोड्यूस होती हैं वो कौन सी हैं? मैकेनिकल वेव्स हैं, बिल्कुल मैकेनिकल वेव्स हैं क्योंकि ये मटेरियल से ट्रेवल करती हैं इसलिए मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिल्कुल नहीं है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल है वेव्स हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ये
कैसी है, कह रहा कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, और आप जानते हो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन किस में बनता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में बनता है। इस तरह से ये कौन सी हो गई, दो आंसर हो गया, एक तो ये मैकेनिकल वेव्स हैं, दूसरा ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, क्योंकि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बना रहे हैं। चलिए, तो पी वेव्स थोड़ा सा आंसर की में भी देख लेते हैं कि पी वेव्स आर प्राइमरी वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स बिकॉज दे रिक्वायर अ मीडियम सॉलिड लिक्विड और गैस टू प्रोपोगेट सिंस दे क्रिएट अ सीरीज ऑफ rarefaction and compression. The vibrations of the particles in the medium is in the same direction as propagation. The p waves fall under longitudinal waves, right? Parts of wave. Now let's talk about what are the parts of the waves. So some of the waves, if I am going to make a wave, what are the parts of the wave? See here, this is a wave. So which part we have to name all the parts. For example, the uppermost part of the wave is called crest. For example, this one is the crest, this one will also be a crest. So the uppermost part is called crest, right? And the lowermost part of the wave is called trough. The lowermost part of the wave is called trough. This is trough, this is the rest or equilibrium position. Now what is crest, otherwise known as the peak, the highest point of the wave. Highest point of the wave, वेव का सबसे उचली हिस्सा, जैसे ये हो गया, ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा, दिस इज कॉल्ड द क्रेस्ट, यानी कि द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट। रेस्ट और इक्विलिब्रियम पोजीशन, रेस्ट या इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, तो द undisturbed position of the particles if they do not vibrate, undisturbed position of the wave, यानी वेव की ऐसी पोजीशन जो अनडिस्टर्ब हो, यानी कि डिस्टर्ब ना हो, जितनी वेव थी उतनी ही रहे, जितनी वेव थी उतने ही आगे भी रहे, तो अनडिस्टर्ब हो तो हम कहेंगे ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन। ट्रफ की बात करें, द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द वेव, पॉइंट लोवेस्ट पॉइंट, जैसे ये निचला हिस्सा सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो है, इट इज़ कॉल्ड द ट्रफ। तो आपने देखा क्रेस्ट सीखा आपने, ट्रफ सीखा आपने, और इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन्स दैट कि ये जो है वेव कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है और जैसे थी वाइब्रेशन सेम टू सेम है, यानी कि वाइब्रेशन में कोई डंपिंग नहीं हो रही है, वाइब्रेशन में कोई कमी नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में हम इसे कहते हैं क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन, रेस्ट और इक्विलिब्रियम पोजीशन। नो पार्ट्स ऑफ वेव में तीसरी चीज़ आएंगे तो हम एम्पलीट्यूड सीखेंगे कि व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड। इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। ये जो रेस्ट पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस रेस्ट पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो क्रेस्ट है, ये ऊपरी हिस्सा, इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं हम देखिए ज़रा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये देखें तो ये एम्पलीट्यूड है। क्यों? क्योंकि जो क्रेस्ट की इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्रेस्ट की जो डिस्टेंस होती है, इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब इसका मतलब हो गया जो एम्पलीट्यूड है इसको हम मीटर में मेजर करते थे, यानी जो है एम्पलीट्यूड को हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा वो मीटर में होगा, ठीक है ना। वेव की हाइट को ये बताता है, ठीक है ना। यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर, तो इसका यूनिट क्या है, मीटर है, राइट। चलिए आगे चलते हैं हम। वेवलेंथ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, तो ज़रा देखा जाए, जो वेव है, वेव के दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस या फिर दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम सिंपली कहेंगे वेवलेंथ, यानी द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट। ये ध्यान रहे, सक्सेसिव क्रेस्ट, ऐसा नहीं कि इसके और इसके बीच में, ऐसा नहीं, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। यानी दो सक्सेसिव क्रेस्ट हैं या फिर दो सक्सेसिव जो है
ट्रफ है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे वेवलेंथ. It is set distance that represents the full cycle of a wave. It can be measured from the crest to crest, from trough to trough, or any two consecutive points in the wave. The unit of wavelength, lambda, Greek word lambda, is meter. वेवलेंथ भी चूंकि ये भी डिस्टेंस है इसलिए इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर. नाउ फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या है उस पर हम बात करेंगे. तो ज़रा देखा जाए, इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ स्पेसिफिक पॉइंट पर सेकेंड. किसी पॉइंट से कितनी वेव्स पास कर रही हैं. मान लेते हैं इस पॉइंट से एक सेकेंड में 4 वेव्स पास करें, फिर अगले वाले सेकंड में 10 वेव्स पास करें. तो जितनी वेव्स पर सेकंड किसी पॉइंट से पास करती हैं वो नंबर ऑफ वेव्स को ही हम लोग कहते हैं. नंबर ऑफ वेव्स per second passing through a point is known as the frequency of the waves, right? The unit of frequency. थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी के फार्मूले की बात कर ले तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड. ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड. इसे हम लोग डिनोट करते हैं कैसा, लैम्डा वाट्स. ऐसा यूनिट क्या होगा फ्रीक्वेंसी का, तो इसका ऐसा यूनिट होता है पर सेकेंड और हर्ट्ज. एक्चुअली फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 टाइम पीरियड होता है, और तो ये टाइम है सेकेंड हो जाएगा, तो यानी पर सेकेंड, या इसी को हम लोग कहते हैं हर्ट्ज, राइट. तो ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज. सिंबल इज एच जेड लिखते हैं, तो ये सिंबल है हमारे फ्रीक्वेंसी का. नाउ longitudinal waves. Longitudinal waves also exhibit wavelength and amplitude. अब longitudinal waves में भी क्या होता है, amplitude होता है, wavelength होता है. कैसे देखा जाए, in the closer the particles are in the area of the compression the greater the amplitude. यानी कि जब amplitude क्या होगा, 2 कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस है या 2 रेयर फ्रैक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसी को हम लोग कहते हैं क्या, एम्पलीट्यूड. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, जैसे 2 कंप्रेशन है तो 2 कंप्रेशन के बीच में जो सक्सेसिव कंप्रेशन, ऐसा नहीं कि एक कंप्रेशन यहाँ एक कंप्रेशन दूर, ऐसा नहीं, 2 सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच में डिस्टेंस हुई उसी, ठीक है ना, तो वो कहलाएगी उसकी वेवलेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स आर 2 रेयर फ्रैक्शंस. 2 रेयर फ्रैक्शन के बीच में या 2 कंप्रेशन के बीच में है तो वो कहलाएगा हमारा वेवलेंथ लैम्डा. यहाँ पे भी देखें ज़रा, एक बार कन्फ्यूजन ना हो, कन्फ्यूजन को दूर किया जाए. सबसे एम्पलीट्यूड के बाद द क्लोजर द पार्टिकल्स आर इन द एरिया ऑफ द कंप्रेशन द ग्रेटर इज द एम्पलीट्यूड. जहाँ पे पार्टिकल्स नज़दीक में है वहाँ का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है. जहाँ पार्टिकल्स क्या हैं, पार्टिकल्स एकदम क्लोजर हैं, वहाँ का क्या होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा. ज़रा देखिए, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे पार्टिकल्स क्लोजर आ जाएंगे एक दूसरे से, वहाँ पे एम्पलीट्यूड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा. वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ 2 सक्सेसिव कंप्रेशन या 2 सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, उसकी वेवलेंथ बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट, लर्निंग चेक. कंपेयर दीज 2 वेव्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में ज़रा देखा जाए, ज़रा देखें तो यहाँ पे क्या क्या है. देखिए यहाँ पे जो वेव्स है, अगर इनकी बात करें तो वेव की जो वेवलेंथ होगी, चूँकि वेव्स आर फार्दर यानी क्रेस्ट दूर है, इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी. तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है. वहीं इस पर बात करें तो इसकी जो है यहाँ पे क्लोजर है यानी वेवलेंथ कम है, और इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी ए की तुलना में ज़्यादा, यानी बी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ए की फ्रीक्वेंसी कम, और बी का वेवलेंथ कम है और ए का वेवलेंथ ज़्यादा होगा. एंड नाउ लर्निंग चेक. सेम एम्पलीट्यूड एज बी, लॉन्गर वेवलेंथ. अगर हम यहाँ कंपेयर करते हैं दोनों वेव में तो हमने देखा कि एम्पलीट्यूड दोनों में ही क्या है, सेम है.
एम्पलीट्यूड तो क्या है, दोनों में ही सेम है। लॉन्गर वेवलेंथ, इसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है। लोअर फ्रिक्वेंसी, हमने कहा कि फ्रिक्वेंसी क्या होगी, लोअर होगी। यहाँ पे देखें तो इसका सेम एम्पलीट्यूड एज ए एम्पलीट्यूड, चूँकि हाइट जो है, एम्पलीट्यूड का मतलब ये हाइट, एम्पलीट्यूड सेम है दोनों का, हाइट सेम है। शार्टर वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या है, छोटी है, दो क्रेस्ट के बीच में या दो ट्रफ के बीच में डिस्टेंस कम है, यानी शार्टर वेवलेंथ है। हायर फ्रिक्वेंसी, जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। वेलोसिटी ऑफ ए वेव, अब आगे बढ़ें तो